ओके चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग में बी इक्वल टू जीरो। क्या लिखा है यहाँ पे, इनमें से रिजल्टेंट किसका जीरो बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ऑप्शंस में ये गिवन है ना, देर आर थ्री वैल्यूज गिवन। तो बेसिकली यहाँ पे फोर्स न्यूटन मतलब 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, यहाँ पे 10 10 35, दीज आर यूनिट्स गिवन इन न्यूटन। तो बेसिकली ये फोर्स है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट जीरो कब हो सकता है। तो हमें पता है, अगर हम ट्रायंगल कंसिडर करें, दैट इज ट्रायंगल जिसमें साइड्स हैं वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, और सी भी मैंने ए बी सी को मैंने सेम डायरेक्शन पे लिया है। सेम डायरेक्शन मतलब इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, दे ऑल आर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका रिजल्टेंट कितना बनेगा, रिजल्टेंट विल बी गोइंग टू बी जीरो। ओके, सो रिजल्टेंट मे बी जीरो इफ इट मेक्स ए ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल बनाएगा देन ओनली द पॉसिबल इज कि इसका रिजल्टेंट क्या हो, जीरो हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा, दैट इज फ्रॉम द ट्राइंगल इन इक्वलिटी थ्योरम, ठीक है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका मतलब ये है, अगर इसका दोनों का मैं सम करूं तो ये सी से ज़्यादा होगा, या फिर ए प्लस सी करूं तो ये बी से भी ज़्यादा होगा, या फिर बी प्लस सी करूं तो ये ए से ज़्यादा होगा, ठीक है। दिस इज द ट्राइंगल इनइक्वलिटी थ्योरम, दैट इज मॉड ए प्लस मॉड बी इज ग्रेटर देन सी, या फिर मॉड ए प्लस मॉड सी इज ग्रेटर देन बी, या फिर मॉड बी प्लस मॉड सी इज ग्रेटर देन ए। क्या ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट जीरो होगा। तो कंपेयरिंग द अबव ऑप्शंस, ठीक है, हमें ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन ए ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ये मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी मॉड ए प्लस मॉड बी ये ग्रेटर होना चाहिए मॉड सी से। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 10 है प्लस ये 10 है और ये कितना है, 10 है, तो 10 प्लस 10 इज 20, सो 20 इज ग्रेटर देन 10। यस, दिस इज करेक्ट। ओके, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दिस वन एंड एक्स एक्सिस इज कितना होगा। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वेक्टर है इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ए, दिस इज वेक्टर ए एंड इट इज गिवन बाय 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। एंड एक्स एक्सिस में जो वेक्टर होगा दैट इज नथिंग बट योर यूनिट वेक्टर, और उसका नाम हमने रख दिया है वेक्टर बी। ओके, तो अगर हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो कि ए से, मतलब ये जो वेक्टर है दिस वेक्टर, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि दिस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों से ही परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होता है बताओ, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ओके, सो बेसिकली हमें निकालने क्या बोला गया, हमें निकालने बोला गया है ए क्रॉस बी ही निकालने बोला गया है, क्योंकि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। अंडरस्टूड। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म, यू नो हाउ टू फाइंड इट। यहाँ पे ए का कंपोनेंट लिखेंगे, यहाँ पे बी का कंपोनेंट लिखेंगे और इसको इवेलुएट करेंगे तो आंसर कुछ निकल के आएगा 5j प्लस के। ओके, सो आंसर इज 5j प्लस के, दैट इज दिस वन, 5j कैप प्लस के कैप। इज दैट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला गया है देखो यहाँ पे, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी, देन। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अस ड्रॉ द वेक्टर्स। तो मान लेते हैं कि ये मेरा वेक्टर ए है और ये मान लेते हैं ये वेक्टर बी है, ठीक है, एंड इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द ए। क्या बोला गया है, अच्छा अच्छा, इसके बीच में एक रिजल्टेंट होगा। यस, ए और बी के बीच में क्या होगा, एक रिजल्टेंट होगा, ठीक है। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बाई टेकिंग द पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। मान लो अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं ऐसे और इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो जाहिर सी बात है ये पैरेललोग्राम बन जाएगा ना, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट आर। ओके, तो ये रिजल्टेंट जो है ये बना रहा है एंगल अल्फा विद द ए एंड बीटा विथ बी। ओके, बेसिकली ये दिया गया है, तो हमें कंडीशंस चेक करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यही चेक करना हमें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तो रिजल्टेंट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द वेक्टर हैविंग द ग्रेटर मैग्नीट्यूड, ये मैंने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये इंक्लाइंड उसी तरफ ज्यादा करेगा जिसके जिसका मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये ए की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा। अगर मानते हैं बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो
तो रिजल्टेंट कहाँ ये करता बताओ, इट शुड इंक्लाइन टूवर्ड्स बी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इफ बी इज ग्रेटर देन ए, सपोज मान लो कि बी जो है ये बड़ा है ए से, ठीक है, तो क्या करेंगे, देन आर इंक्लाइन टुवर्ड्स बी। जाहिर सी बात है, अगर बी बड़ा है ए से तो जो रिजल्टेंट है ये थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन करेगा किस तरफ, टुवर्ड्स बी। ठीक है, अगर ये टुवर्ड्स बी ज़्यादा इंक्लाइन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल जो बीटा होगा, बीटा विल बी लेस देन अल्फा। यस, अंडरस्टूड? ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इज ग्रेटर देन बी या फिर इफ बी इज ग्रेटर देन ए। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आंसर निकल के आ गया, दैट इज अल्फा इज ग्रेटर देन बी इफ बी इज ग्रेटर देन ए। अंडरस्टूड? अगर यहाँ पे क्वेश्चन मान लो ऐसा, यहाँ पे मान लो ऑप्शन कुछ ऐसा होता कि मान लो ए ज़्यादा बड़ा है, अगर ए बड़ा होता तो रिजल्टेंट ए की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता, तो उस टाइम क्या होता बताओ, बीटा जो है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बन जाता। यस, ये एंगल बड़ा हो जाता फिर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। The vector that must be added to the vectors this one and this one so that the resultant vector is a unit vector along the y axis। अच्छा, तो हमें एक वेक्टर लेना है जो कि हमें ऐड करना है, इस इन दोनों में ऐड करना है, सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वेक्टर का नाम रख देते हैं वेक्टर ए और इस वेक्टर का नाम रखते हैं वेक्टर बी। ठीक है, देन लेट सी बी ए वेक्टर एडेड टू ए एंड बी टू गेट जे कैप। यस, बिकॉज जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे जेड एक्सिस होता तो ये होता के कैप, अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस होता तो ये होता आई कैप। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, जे कैप इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए प्लस बी तो पहले से था। ठीक है, whereas c is a vector which is added to a plus b to give j cap। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे b का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, और प्लस c करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, i के साथ i को प्लस करेंगे, j के साथ j को प्लस करेंगे और k के साथ k प्लस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो c का वैल्यू क्या आना चाहिए, c का वैल्यू, तो c का वैल्यू इससे क्या आएगा बताओ, c is equivalent to what, j cap minus 7i minus j plus 4k cap। Understood? So the answer is going to be this much. This is the value of c। Okay, और c वेक्टर c। ओके, तो वेक्टर c है that must be added to vector a and b, वो इसका वैल्यू इतना होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना हम ऐड करेंगे a and b में तो रिजल्टेंट विल बी what, along the y axis, and that too it should be a unit vector। Understood? The answer is going to be how much? This one, minus 7i cap plus 4k cap। I hope this is clear to you। Next question is question number 30 देखते हैं। If a unit vector is represented by this much, then the value of c is। अगर ये एक यूनिट वेक्टर है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो हम लिख सकते हैं a कैप, इसका नाम रखते हैं हम लोग a कैप। a कैप इज गोइंग टू बी हाउ मच, 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप। अच्छा, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए 1। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो दिस इज गोइंग टू बी, इसका हम क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे, और ये मॉड जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ से c का वैल्यू निकल के आएगा, दैट इज 0.11, इसको रूट ओवर करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 0.11, दैट इज आंसर नंबर बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। A and B are two vectors given by this much and this much। The magnitude of the component of A along B। यहाँ क्या पूछा गया हमें, सबसे पहले देखो वेक्टर A मैंने लिख दिया, यहाँ पे वेक्टर B मैंने लिख दिया, यहाँ पे हमें पूछा गया कॉम्पोनेंट ऑफ A along B। तो कॉम्पोनेंट ऑफ A जब हमें पूछा जाता है कि किसी वेक्टर का कॉम्पोनेंट निकालो किसी दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग में, दैट इज नथिंग बट A cos थीटा। ओके, सो A cos थीटा क्या निकल के आएगा बताओ, that is vector A dot vector B divided by mod of vector B। okay, that is simply we can write B also। तो A cos theta is A dot B निकालेंगे पहले, तो इसका A और B के साथ डॉट करेंगे तो ये आ जाएगा 16, 4 plus 2 16, और B का मॉड निकल आएगा दैट इज 4 plus 16 दैट इज रूट ओवर 20 दैट इज 2 root 5। so A cos theta is 8 by root 5। okay, this is the 8 by root 5, option number C।
दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए along बी. ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 देखिए. If f1 and f2 are two vectors of equal magnitudes f, okay, such that f1 dot f2 equals to mod of f1 cross f2, then f1 plus f2 equals to how much? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशंस क्या गिवन है, दिस इज द कंडीशन गिवन, दिस इज द कंडीशन. ओके, दैट इज f1 डॉट f2 का मॉड इक्वल्स टू f1 क्रॉस f2. अंडरस्टूड. ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दीज आर ऑल्सो वेक्टर्स. ओके, चलिए, वी नो दैट f1 डॉट f2 क्या होता है बताओ, f1 f2 इंटू कॉस थीटा, और मॉड ऑफ f1 क्रॉस f2. अगर सिंपली हमें बोलता है ये f1 क्रॉस f2 निकालो तो हम क्या लिखते हैं, f1 का मॉड इंटू f2 का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप लिखते हैं. ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ मॉड निकालने बोला गया है तो इस टोटल का अगर मॉड निकालेंगे तो एन कैप का मॉड तो वैसे ही 1 हो जाएगा, तो आंसर इज गोइंग टू बी f1 f2 इंटू साइन थीटा. यहाँ पे एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड. अच्छा, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स, अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा, f1 f2 कैंसिल, सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज गोइंग टू बी हाउ मच, 1, या फिर tan थीटा इज गोइंग टू बी 1, और tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला गया है f1 प्लस f2 निकालिए, तो f1 प्लस f2 क्या हो जाएगा बताओ, f1 प्लस f2 का मॉड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ f1 प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 इंटू कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है कि f1 f2 दोनों बराबर है, अगर बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/√2. अंडरस्टूड. अच्छा, यहाँ पे थीटा वैल्यू क्या लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 45 डिग्री. अंडरस्टूड. कॉस थीटा कॉस वैल्यू इज हाउ मच, दैट इज 1/√2. ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकल आएगा, दैट इज f इंटू रूट ओवर ऑफ 2 प्लस √2. अंडरस्टूड. आंसर इज गोइंग टू बी दिस मच, ऑप्शन नंबर ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं. देखिए, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा. ये गिवन है. द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस ए इज हाउ मच. सबसे पहली बात यहाँ पे गिवन है एंगल बिटवीन ए एंड बी इज हाउ मच, थीटा. तो मुझे एक बात बताओ, अगर बी क्रॉस ए मुझे निकालना है, बी क्रॉस ए दैट इज गिवन बाय मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप लिखेंगे. ठीक है, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर. ओके, where n cap is a unit vector perpendicular to A and B. So dot product of A and B cross A ये क्या होगा देखो, that is the angle between A and B cross A. ठीक है, so from the above statement we know that B cross A is parallel to n cap. Yes, obviously जो B cross A होगा वो parallel किसके साथ होगा, n cap के साथ, क्योंकि n cap is a unit vector which is perpendicular to B as well as A. Okay, आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको. ठीक है, सो बी क्रॉस ए ये भी एक वेक्टर है, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू बी एज वेल एज ए, whereas n कैप इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए. तो इसका मतलब बी क्रॉस ए जो वेक्टर होगा इट इज पैरेलल टू n कैप एंड n कैप इज परपेंडिकुलर टू ए. ओके, तो n कैप अगर परपेंडिकुलर टू ए है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a डॉट बी इज गोइंग टू बी mod of A into mod of B cross A into cos of alpha, where alpha is the angle between A and B cross A. लेकिन हमें पता है कि A और A डॉट ये जो B क्रॉस A है, ये जो वेक्टर है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, A, वेक्टर A. ओके, तो अगर ये परपेंडिकुलर टू वेक्टर A होगा तो cos अल्फा विल बी 0 बिकॉज cos 90 आ जाएगा. अंडरस्टूड. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इज गोइंग टू बी 0. अंडरस्टूड. तो आंसर इज 0. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नहीं समझ में आ रहा है फिर से वीडियो रिवाइंड करो और फिर से सुनो. क्वेश्चन नंबर 34 देखिए. इफ ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन, ओके, देन द वैल्यू ऑफ ए कैप डॉट डी ए कैप बाई डी टी इज हाउ मच. अंडरस्टूड. अच्छा, यहाँ पे हम बोला गया है ए कैप डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ ए कैप विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन हमें ये पता है जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू. यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट इज हैविंग ए व्हाट यू से दैट, हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका, कांस्टेंट. तो मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट होता है तो हम ये भी बोल सकते हैं इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू एंड इट डज नॉट चेंज विद टाइम. ये तो टोटल आपका वैल्यू 0 हो जाएगा.
तो ए कैप डॉट जीरो इज गोइंग टू बी जीरो। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स ओ ए, ओ बी एंड ओ सी शोन इन द फॉलोइंग फिगर। रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन इज आर। आपको निकालना है रिजल्टेंट किसका? ओ ए, ओ बी एंड ओ सी का रिजल्टेंट निकालना है। ये तीनों वेक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? रिजॉल्विंग वेक्टर्स ओ ए, ओ बी, ओ सी अलोंग एक्स एंड वाई एक्सेस। तो ओ ए को भी हम रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में। सिमिलरली ओ बी को रिजॉल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह ओ सी को भी रिजॉल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आर एक्स एंड आर वाई बी ए वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, मान लो। ठीक है, तो आर एक्स क्या हो जाएगा बताओ? आर एक्स जो है दैट इज द रिजल्टेंट। ओके, इट इज गिवन बाय ओ ए आई कैप प्लस ओ बी इंटू कॉस 45 आई कैप प्लस ओ सी कॉस 90 आई कैप। मतलब क्या है देखो, आर एक्स, व्हाट इज आर एक्स? आर एक्स इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अंडरस्टूड? दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा आर एक्स, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू ओ ए का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस ओ बी का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस ओ सी का एक्स कॉम्पोनेंट। अब ओ ए का एक्स कॉम्पोनेंट क्या है? ओ ए तो लाई कर रहा है, मतलब एक्स पे लाई कर रहा है। यस, अंडरस्टूड? तो दिस इज गोइंग टू बी ओ ए कॉस जीरो। ये कितना हो जाएगा? ओ ए कॉस 45। ये कितना हो जाएगा? ओ ए कॉस 90। अंडरस्टूड? यही में लिखा है मैंने, देखो। तो इसको रिजॉल्व, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर निकल के ऐसा आएगा। इसी तरह आर वाई निकालेंगे। आर वाई इज द रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताओ? ओ ए का ओ ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ओ बी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस एंड ओ सी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका वैल्यू लिखेंगे तो ये कुछ मिलके आएगा आर वाई का वैल्यू दिस मच। तो हम जो नेट रिजल्टेंट है दैट इज गिवन बाय आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, इसका मॉड निकालेंगे क्योंकि हमें रिजल्टेंट चाहिए। दैट इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से हम निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर निकल के आएगा आर एंड इक्वल्स टू आर इंटू वन प्लस रूट टू। दैट इज आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। So if A equals to this much and B equals to this much, the vector having the same magnitude as B and parallel to A is। सबसे पहले क्या करेंगे देखो, क्वेश्चन पढ़ लो, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दैट इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो लेट सी बी ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड दैट ऑफ बी एंड पैरेलल टू ए। ठीक है, क्या बोला गया है? सी एक कोई ऐसा वेक्टर है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? बी के बराबर है और पैरेलल टू ए है। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर सी का मॉड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू वेक्टर बी का मॉड। तो वेक्टर बी का मॉड कितना हो जाएगा? दैट इज 25। और ये वेक्टर सी का भी मॉड के बराबर होना चाहिए। यस, नेक्स्ट, अगर वेक्टर सी पैरेलल टू वेक्टर ए है तो इसका मतलब ये है दैट इज सी कैप व्हिच इज यूनिट वेक्टर दैट मस्ट बी पैरेलल टू ए कैप एंड ए कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ए कैप का वैल्यू कितना होता है? दैट इज वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ ए, दैट इज गिवन बाय दिस मच। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट इज वेक्टर सी का वैल्यू कितना आएगा? इतना आएगा। तो वेक्टर सी कितना आएगा? व्हाट इज वेक्टर सी? दैट इज मॉड ऑफ सी इंटू सी कैप। तो यहाँ से मॉड ऑफ सी आ गया और यहाँ से सी कैप आ गया। इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर इज गोइंग टू बी सी मॉड, सॉरी वेक्टर सी इज गोइंग टू बी 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। इट इज गिवन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। लेट ए गिवन बाय दिस मच बी एनी वेक्टर, कोई एक वेक्टर है ये, अनदर वेक्टर बी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए। अगर मान लो बी एक वेक्टर है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस मच, ओके, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसमें से कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे? अच्छा, अगर मान लो बी एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए के साथ, तो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब वेक्टर बी का वैल्यू है मान लो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ये गिवन है मान लो। ठीक है, हमने रैंडमनेस से ले लिया इसको। अब ए का वैल्यू हमें पता है, बी का वैल्यू हमने दैट इज हम जो हमने एजम्पशंस लिया था दैट इज वेक्टर बी इज गिवन बाय बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। इसको हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे और डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स करेंगे जीरो। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा, इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ये ए कॉस थीटा बी एक्स प्लस ए साइन थीटा बी वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अच्छा अभी हम जो इक्वेशंस हैं, जो ऑप्शंस हैं,
ये ऑप्शंस को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द अबव गिवन ऑप्शंस इफ बी इक्वल्स टू दिस मच, अगर बी का वैल्यू इतना है, ठीक है, देन द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी इज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ऑप्शन चूज किया यहाँ पे, ये ऑप्शन बी साइन थीटा आई कैप, बी साइन थीटा आई कैप, दिस वन, ऑप्शन नंबर बी अगर ये रहेगा तो हमारा आंसर क्या है, ये जीरो बनेगा। अंडरस्टूड? तो आंसर इज वेक्टर बी इज बी साइन थीटा आई कैप माइनस बी कॉस थीटा जे कैप। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 38, देखिए। इफ टू वेक्टर्स दिस मच एंड दिस मच आर पैरेलल टू ईच अदर, अब देखो यहाँ बोला गया है पैरेलल है, पैरेलल है मतलब इसका यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा और इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर है, वेक्टर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के शुड बी इन कांस्टेंट रेशियो, ये भी एक आपका फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हो इसे, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उसका जो कोएफिशिएंट है आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोएफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट रेशियो में रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो इसका आई कैप का रेशियो है, कोएफिशिएंट है 2 और आई कैप का वेक्टर बी में जो आई कैप है उसका कोएफिशिएंट है -4, तो हम लिख सकते हैं 2/-4 मस्ट बी इक्वल्स टू 3/-6 मस्ट बी इक्वल्स टू, यहाँ पे के का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, कितना है सॉरी 1 है, सो 1/-λ, ओके। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा, सो यहाँ पे हम इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा इज गोइंग टू बी 2। अंडरस्टूड? द आंसर इज 2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्या बोला गया, देखो इफ पी एंड पी प्लस क्यू इक्वल्स टू आर है एंड मॉड ऑफ पी एंड मॉड ऑफ क्यू दैट इज इक्विवेलेंट टू √3 एंड मॉड ऑफ आर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज गिवन 3, देन द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू क्या होगा। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू गिवन है दैट इज पी प्लस क्यू, तो हमें रिजल्टेंट पहले निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताओ, आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। अच्छा आर स्क्वायर कितना बनेगा, क्योंकि अगर मॉड ऑफ आर इक्वल्स टू 3 है तो आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, तो 9 इक्वल्स टू पी का वैल्यू पुट करो, पी का वैल्यू पुट करो, यहाँ गिवन है सबका वैल्यू, ठीक है, दैट इज cos थीटा। सो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आएगा 1/2 और थीटा इज गोइंग टू बी 60 डिग्री और पाई बाय 3, ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। द एंगल्स विच द वेक्टर ए मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है दैट इज एक्स वाई एंड जेड, जो एक्सिस है ये कितना एंगल बना रहा है ये वेक्टर, वही पता करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेक्टर, ये जो आपका वेक्टर गिवन है, सबसे पहले हम मॉड ए निकालेंगे, मॉड ए कितना हो जाएगा, दैट इज गिवन बाय 7, ठीक है। तो जो वेक्टर दिस इज द वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज गिवन बाय ए कॉस अल्फा, ठीक है, कितना हो जाएगा ये ए कॉस अल्फा। इसी तरह ये वेक्टर ए को हम एक्सपैंड करेंगे, दिस इज गिवन बाय दिस मच डॉट आई कैप, ओके, दिस इज गिवन बाय हाउ मच, दैट इज ए कॉस अल्फा, और इसको अगर हम इवेल्युएट करेंगे दिस इज गोइंग टू बी 3 एंड ए का वैल्यू हमें पता है दैट इज 7 कॉस अल्फा और अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/7, ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे वेक्टर ए डॉट जे कैप, वेक्टर ए डॉट जे कैप, ठीक है, मतलब जो वेक्टर है ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ, दैट इज ए वेक्टर ए डॉट जे कैप करेंगे, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी ए कॉस बीटा। अंडरस्टूड? क्योंकि ये तो आपको पता है ना कैसे आया ये, दैट इज ए डॉट बी का जो फॉर्मूला है वेक्टर ए डॉट बी दैट इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, दैट इज कॉस ऑफ बीटा। तो इसका मॉड तो आएगा ए, लेकिन जे कैप का मॉड कितना आएगा, दैट इज 1, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ए इंटू कॉस बीटा। सिमिलरली हम इसका निकालेंगे तो आंसर निकल के आएगा कॉस इनवर्स 3/7, कॉस इनवर्स 6/7, ठीक है, एंड कॉस इनवर्स 2/7, दिस इज द आंसर, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो आज के लिए इतना ही।